नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमिनेंट इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम भारत के विभिन्न आयोगों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। दो एमपीपीएससी 2020 से संबंधित हैं। पिछले लेक्चर में हमने राज्य लोक सेवा के बारे में बात की थी। आज हम बात करने वाले हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ये जो कैग होते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, उनके बारे में आज हम बात करेंगे। एक महत्वपूर्ण निकाय है, एक महत्वपूर्ण आयोग है जो एक संवैधानिक संस्था है, क्योंकि इसका वर्णन हमारे मूल संविधान में किया गया है और पहले से ही बना हुआ है। एक संविधान के भाग 5 में 148 से 151 तक अनुच्छेद में इनके बारे में बताया गया है। तो आज हम इनके सबसे पहले परिचय जानेंगे कि संवैधानिक स्थिति क्या है, इसकी संरचना कैसी होती है, कौन कौन इसमें सदस्य होते हैं, नियुक्ति एवं शपथ। इसमें एक विशेष बात आएगी कि शपथ, जो भी आयोग हमने अभी पढ़ा है तो उनमें किसी में शपथ के बारे में नहीं बताया गया है। जो उसके अध्यक्ष एवं सदस्य होते हैं वो शपथ नहीं लेते हैं, पर जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होते हैं ये शपथ लेते हैं। त्याग पत्र इनका कैसा होता है, इनको अपने पद से पृथक कैसे किया जाता है, इनके कार्य क्या होते हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, और इनसे संबंधित जो अन्य प्रावधान है इनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 148 से 151 तक इनके बारे में वर्णन किया गया है, इनकी शक्तियों के, इनके कार्यों के बारे में बताया गया है। तो यह एक संवैधानिक निकाय है। अब इसकी शुरुआत कैसे होती है इस पद की, तो जैसे कि आपने पढ़ा होगा, हिस्ट्री में, पॉलिटी में पढ़ा होगा कि 1857 में जो क्रांति हुई थी, तो उसके बाद अंग्रेजों को ये लगा कि हमारी सत्ता यहाँ से चली न जाए भारत से, तो इन्होंने भारत में कंट्रोल करना स्टार्ट किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त किया। तो जो भारत शासन अधिनियम 1958 आया था अंग्रेजों के टाइम पे, तो उसी में इसका वर्णन किया गया था, जिसे महालेखा परीक्षक उस टाइम पे बोला जाता था। एक पद को इंट्रोड्यूस किया गया 1858 में, जिसे सिर्फ क्या कहा जा रहा था, महालेखा परीक्षक। के टाइम पे से महालेखा परीक्षक कहा जाता था। 1866 में इसका पदनाम बदल दिया गया और इसमें एक और चीज इंक्लूड कर दी गई, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। में इसे महालेखा परीक्षक कहा गया। 1866 में उसका पदनाम बदलकर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बोला गया और 1884 में इसका पदनाम बदलकर भारत के महालेखा परीक्षक इसे कहा गया। भारत के महालेखा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक इसे बोला गया। जो पदनाम आज भी चला हुआ आ रहा है। तो ये आप टाइमलाइन नोट कर लीजिए कि इसमें नाम कब क्या था, तो उसी पद को आगे फिर इंट्रोड्यूस किया गया है। अब क्या होता है, जब भारत आजाद होता है तो उसके बाद जो पद नियुक्त किए गए हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले जो महानियंत्रक परीक्षक बनाए गए हैं भारत सरकार के, वो थे वी नरहरि राव। तो फर्स्ट जो अध्यक्ष थे इसके, मतलब फर्स्ट हमारे कैग ऑफ इंडिया थे, वो हैं वी नरहरि राव। वी नरहरि राव इसके प्रथम कैग ऑफ इंडिया थे, प्रथम कैग ऑफ इंडिया थे। और वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में है गिरीश चंद्र मुर्मू। ये अभी जम्मू कश्मीर में राज्यपाल रहे थे कुछ दिनों, जब 370 धारा हटाई गई तो उसके बाद जो राज्यपाल थे तो गिरीश चंद्र मुर्मू जी थे वहां पर राज्यपाल। अब वो वहां से पृथक करके अभी इनको भारत का कैग बना दिया गया है। ये IAS ऑफिसर हैं, इकोनॉमिक्स के जानकार माने जाते हैं। गिरीश चंद्र मुर्मू। अब इससे पहले कौन था, तो इससे दो पहले थे, उनको भी याद कर लीजिए, शायद पूछा जा सकता है। इससे पहले थे राजीव महर्षि और शशिकांत शर्मा। इससे दो पहले शशिकांत शर्मा थे, फिर उनके बाद राजीव महर्षि थे और फिर इन्हें नियुक्त किया गया है गिरीश चंद्र मुर्मू को।
इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सब एक वर्ड बोला जाता है कि इसे लोक वित्त का संरक्षक बोला जाता है। मतलब जो जनता के पैसे हैं, लोग मतलब लोगों के, भारत के लोगों के जो पैसे हैं उनका संरक्षक बोला जाता है। तो लोक वित्त का संरक्षक इसे बोला जाता है। तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि लोक वित्त का संरक्षक किसे कहा जाता है? लोक वित्त का संरक्षक, इसे लोक वित्त का संरक्षक कहा जाता है। तो इस प्रकार इसकी जो है तो परिचय को हमने समझा। अब इसके संरक्षक, इसमें एक कैग का पद होता है और इसमें अभी सहायता के लिए एक नई बॉडी का निर्माण किया गया, लेखाकार कार्यालय जोड़ा गया है उसमें, और जो भी इससे संबंधित अन्य उस कार्यालय में कर्मचारी होते हैं वो सब राष्ट्रपति के द्वारा इनकी सलाह पर या फिर केंद्र सरकार के द्वारा इनकी सलाह पर ही पद, शर्तें या फिर क्राइटेरिया क्या होगा इसका निर्धारण महालेखा परीक्षक से कंसल्ट करने के बाद ही डिसाइड किया जाता है। तो इस प्रकार इसकी संरचना थी। अब इसकी नियुक्ति क्या की जाती है? इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इनकी नियुक्ति, इस पद की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति इनको नियुक्त करते हैं और पदावधि क्या होती है? पदावधि 6 वर्ष और 65 वर्ष के लिए नियुक्त किए जाते हैं। राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं और जो भी पहले कंप्लीट हो 6 वर्ष या 65 वर्ष, इसके लिए ये नियुक्त किए गए हैं। 6 वर्ष और 65 वर्ष के लिए नियुक्त किए जाते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। और इससे संबंधित जो अन्य प्रावधान है तो उसमें क्या होता है कि जैसे एक बात है इसमें विशेष है, जो बाकी आयोग थे, जो अन्य आयोग थे, उनमें यह बात नहीं थी कि इनको जो है तो शपथ दिलाई जाती है। जो अनुसूची 3, अभी आप ये भी देख सकते हैं, ये भी नोट डाउन कर लीजिए कि जो शपथ होती है ये शपथ भी राष्ट्रपति के द्वारा लेते हैं और उस शपथ का वर्णन किया गया है अनुसूची 3 में। जो वर्णित शपथ है, क्योंकि अनुसूची 3 में विभिन्न शपथों का वर्णन किया गया है, तो उसी में कैग की शपथ का भी वर्णन किया गया है। तो अनुसूची 3 में कैग की शपथ के बारे में बताया गया है और ये राष्ट्रपति के सम्मुख अपने पद एवं गोपनीयता की जिसे बोलते हैं उसकी शपथ लेते हैं और फिर उसके बाद अपने पद को धारित करते हैं और पद पर ये आते हैं। तो इसे लोक वित्त का संरक्षक बोला जाता है। अब हम ये बोलेंगे कि इसकी पुनः नियुक्ति के बारे में बात करेंगे। जो आपको ये समझ में ही आ रहा होगा कि ये एक प्रकार का संवैधानिक निकाय है और इसे, क्योंकि ये लोक वित्त का संरक्षक होता है, आपने सुना भी होगा कि यह सरकार के सभी कार्यों की, वित्तीय कार्यों की जांच करता है। तो इसे एक स्वतंत्रता की आवश्यकता होगी, कार्य करने के लिए स्वतंत्रता की आवश्यकता होगी। तो इसीलिए इसे क्या किया जाता है, इसे ये पुनः नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं, पुनः नियोजन के पात्र नहीं होते हैं, चाहे वो राज्य सरकार में हो या फिर केंद्र सरकार में हो। तो ये पुनः नियोजन के पात्र नहीं होते हैं। ये किसी भी प्लेस पे, किसी भी जगह पे, चाहे वो राज्य हो चाहे केंद्र, पुनः नियुक्ति के पात्र ये लोग नहीं होते हैं। और इन्हें जो है तो अपने पद पर 6 वर्ष और 65 वर्ष के बाद ये ना राज्य में कहीं पर नियुक्त किए जाएंगे और ना ही केंद्र में कहीं पर नियुक्त किए जाएंगे। अतः ये मतलब पुनः नियुक्ति से संबंधित प्रावधान इनके लिए नहीं किया गया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो इनके कार्य होते हैं, और इन कार्य संस्कार जाने से पहले हम सबसे पहले इनके आर्टिकल को पढ़ लेते हैं कि किस संविधान के किस भाग में दिया हुआ है। तो भाग 5, या आप नोट डाउन कर लें कि भाग 5 में अनुच्छेद 148 से 148 से 151 तक राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होने के बाद ये इनके आर्टिकल के थ्रू बताया गया है, इनके बारे में वर्णन किया गया है भाग 5 में। तो 148 में अनुच्छेद जो 148 है, इसमें कैग, मैं कैग लिखता हूं डायरेक्ट, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो कैग की नियुक्ति एवं हटाए जाने के संबंधित बात की गई है कि इनको अपने पद से कैसे पृथक किया जाएगा। नियुक्ति एवं हटाया जाना, ये बताया गया है अनुच्छेद 148 में। अनुच्छेद 149 पिछले वर्ष क्वेश्चन भी आया हुआ था, इसी आर्टिकल से पूछा गया था कि किस आर्टिकल में कैग की शक्तियों के, मतलब कैग के कार्यों के बारे में बताया गया है। तो अनुच्छेद 149 में कैग की शक्तियां एवं कार्य के बारे में बताया गया है। और अनुच्छेद 151
अनुच्छेद 150 इसमें बताया गया है कैग द्वारा सलाह दी जाती है कि राज्यों एवं केंद्र का जो लेखा प्रारूप होगा, मतलब अकाउंटिंग का जो प्रारूप होगा वो कैसा होगा। तो लेखा प्रारूप संबंधित सलाह, और ये सलाह किसे देंगे, ऐसा नहीं है कि राज्य के बारे में राज्य की सलाह है तो राज्यपाल को देंगे, ये राष्ट्रपति को सलाह देते हैं। लेखा प्रारूप केंद्र एवं राज्य दोनों का लेखा प्रारूप जो होगा उससे संबंधित सलाह राष्ट्रपति को देते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट बात है कि वही जो सब में होती है, सारे आयोग में हमने पढ़ा हुआ है कि ये वार्षिक प्रतिवेदन देते हैं। तो 151 में इस प्रतिवेदन के बारे में बताया गया है कि प्रतिवेदन किसे देंगे, तो प्रतिवेदन राष्ट्रपति को देते हैं और राज्यपाल को देते हैं संबंधित, तो वो अपने राज्य के पटल पे रखते हैं। तो इस प्रकार हमने इसके विभिन्न अनुच्छेदों के बारे में भी जाना कि किस आर्टिकल में किस चीज का प्रावधान किया गया है और किस चीज के बारे में बताया गया है। तो भाग 5 अनुच्छेद 148 से 151। अब इनके हटाने की प्रक्रिया के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि इनको हटाया कैसे जाता है या त्याग पत्र कैसे देते हैं। हटाया जाना, तो जहां तक त्याग पत्र की बात आती है, तो अगर वो अपने पद पर नहीं रहना चाहते हैं और अपने पद से त्याग पत्र देना चाहते हैं तो वो तो सीधे राष्ट्रपति को संबोधित किया हुआ त्याग पत्र राष्ट्रपति को प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति के द्वारा ही इनकी नियुक्ति की जाती है। तो ये कहीं से कहीं तक राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर नहीं रहते हैं। जहां पर हटाए जाने की बात आती है, ये जो है तो राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र जरूर देते हैं पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर नहीं रहते हैं। इनको हटाए जाने के लिए संविधान में विशेष प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। इन्हें कार्य करने की छूट भी प्रदान की गई है। जिस प्रकार निर्वाचन आयोग आयुक्तों को दी जाती है, उसी प्रकार इन्हें भी कार्य करने की छूट प्रदान की गई है और इनको उसी प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाएगा जो प्रक्रिया संविधान में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के लिए वर्णित है। उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश के लिए जो प्रक्रिया वर्णित है, उसी प्रक्रिया से इन्हें भी अपने पद से पृथक किया जाएगा। इनके लिए वही विशेष प्रक्रिया का वर्णन है कि मतलब उस प्रस्ताव को जो मतलब इनको अपने पद पर रहने अनुशासनात्मक कार्यवाही के रूप में जब इन्हें जो है तो अपने पद से पृथक करने के लिए कहा जाएगा, जो प्रस्ताव पेश किया जाएगा लोकसभा या राज्यसभा में, तो दोनों सदनों में 2/3 मतलब विशेष बहुमत से इसको पास होना आवश्यक होगा। उसके बाद ही इन्हें अपने पद से पृथक किया जाएगा, जिस तरह उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को अपने पद से पृथक किया जाता है। तो इस प्रकार मतलब इनको अपने पद से जो है तो हटाने की प्रक्रिया थोड़ी जटिल है और इस प्रकार इन्हें जो है तो पद पर रहने की स्वतंत्रता भी प्रदान की गई है कि मतलब अगर ये किसी का दबाव नहीं महसूस करें और अपना कार्य पूरी ईमानदारी से इनके द्वारा किया जाए, क्योंकि इन्हें अपने पद पर इनके पद से कोई मनमाने तरीके से नहीं हटा सके, तो इसीलिए हटाए जाने और त्यागपत्र संबंधित बात की गई है। अब हम इनके सबसे इंपॉर्टेंट बात देखते हैं कार्य, कि इनके कार्य क्या होते हैं। तो कार्य जानने से पहले हम कुछ संचित निधियों, कुछ चीजों के बारे में जो वर्ड आने वाले हैं उनके बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे कि क्या होते हैं ये वर्ड। तो अभी इसमें 2 वर्ड आएंगे, लेखा वर्ड आएगा एक और एक वर्ड आएगा लेखा परीक्षक। लेखा परीक्षा, ये 2 वर्ड आएंगे। तो आपको पहले हम बोल दें, इसको बोलते हैं अकाउंटिंग और इसको बोलते हैं ऑडिटिंग। अकाउंटिंग मतलब होता है कि आप अपने खर्च का विवरण रखें, आप स्वयं खर्च का विवरण रखें या किसी और व्यक्ति के द्वारा खर्च का विवरण रखा जाए कि आपको कितने रुपए प्रदान किए गए थे और कितना आपने खर्च किया है, उसकी जो रिसीट वगैरह रखी जाती है तो उसके बारे में बात की गई। तो आप अपने खर्च का विवरण यहां पर रखते हैं और उसके बारे में आप खुद ही इसको रखते हैं कि खुद ही अपने द्वारा किया जाता है या फिर किसी और के द्वारा कराया जाता है। मतलब लेखा मतलब अकाउंटिंग, आप जो है तो जो आपको मतलब दिया गया था पैसा, उसको आपने कितना यूज किया और उससे क्या क्या परचेज किया, इसके सबके रिसीट बनाकर रखते हैं और जो आपके पास पैसा भी बचा हुआ है उसके बारे में जानकारी रखते हैं, तो उसको बोलते हैं प्रॉपर अकाउंटिंग, मतलब लेखा बोला जाता है। और लेखा परीक्षक क्या होता है, इसको बोला जाता है ऑडिटिंग।
अब जो आपने लेखा दिया है, मतलब जो आपने अकाउंटिंग दी है, वह सही है कि नहीं, मतलब जो खर्च का विवरण दिया गया है, जो व्यय का विवरण दिया गया है, वह व्यय का विवरण सही है कि गलत है, उसकी जानकारी कर रहे हैं। यहां पर किसी प्रकार की जांच नहीं की जा रही है, पर इसमें जांच की जाती है कि ये एक्यूरेट है, आपने सही खर्च किया है कि नहीं किया है, कि आप वैसे ही बता रहे हैं किसको खर्च किया गया है। तो जो विवरण प्रस्तुत किया गया है खर्च का, खर्च विवरण की इसमें जांच की जाती है, तो इसे बोला जाता है साधारण शब्दों में, या फिर इसे बोला जाता है ऑडिटिंग। जो सीए वगैरह करते हैं उसे ऑडिटिंग कहते हैं, और ये अकाउंटिंग जो आप मेंटेन करके रखते हैं, हर दुकानदार अपना अकाउंट मेंटेन करके रखता है, तो उसे लेखा बोला जाता है, और लेखा परीक्षक ऑडिटिंग को बोला जाता है। तो इस प्रकार ये शब्द एक आने वाला है आगे। और भारत की 3 निधियों के बारे में बात की गई है। क्योंकि ये इससे कैग से संबंधित आर्टिकल ही है, तो शायद पूछे 266A। इसमें जो है तो राज्य की, या इसमें जो है तो संचित निधि के बारे में बात किया गया है। जो भारत सरकार का पैसा होता है वो संचित निधि में भी होता है, संचित निधि में होता है, तो उसके बारे में 266A में बताया गया है। तो 266B में आकस्मिक निधि के बारे में बताया गया है। नहीं, 266B में जो लोक लेखा निधि होती है, मतलब जो सरकारी कर्मचारी वगैरह होते हैं उनके जो पीएफ के पैसे होते हैं, उसे लोक लेखा, इसे लोक निधि कहा जाता है। और ये आप ये समझिए कि ये पीएफ के पैसे होते हैं। तो ये एक प्रकार की निधि होती है, जो भारत सरकार के पैसे होते हैं तो एक संचित निधि में होते हैं, एक लोक लेखा निधि होती है। और एक आर्टिकल है 267, तो इसमें होती है आकस्मिक निधि। ये आपातकालीन निधि होती है। तो इस प्रकार की ये 3 निधियां होती हैं, जो इससे संबंधित आर्टिकल भी हैं, आप ये देख लें। जब हम कार्य की बात करेंगे तो ये इंपॉर्टेंट होंगे। अब हम ये देखते हैं कि जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है, इनके कार्य क्या होते हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण है, तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि इसका सीधा संबंध भारत सरकार के द्वारा या फिर विभिन्न राज्य सरकारों के द्वारा, केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा, जहां पर राज्यसभा मतलब विधानसभा विद्यमान है, तो वहां पर जो भी खर्च किया जा रहा है, जो भी गेनिंग हुई है किसके थ्रू, टैक्सेस के थ्रू, उसकी ये लोग सिंपली जांच करने का कार्य करते हैं। यह एक सिंपल कार्य है। आपको सीधे बता दिया गया कि इसमें जो है तो खर्च जो किया गया है सरकारों के द्वारा, और जो गेन हुआ है, मतलब जो उन्हें जमा पूंजी जो प्राप्त हुआ है, उसकी ये लोग जांच करते हैं। तो भारत की संचित निधि, केंद्र की संचित निधि, केंद्र की संचित निधि, राज्य की संचित निधि एवं केंद्र शासित प्रदेश जहां पर विधानसभा विद्यमान हो, इनकी संचित निधियों का, संचित निधि से जो पैसा खर्च किया गया है और संचित निधि में जो पैसा आया है, उसके बारे में ये जांच करने के अधिकारी होते हैं, इनके द्वारा जांच की जाती है केंद्र, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की संचित निधि से। अब इन्हीं तीनों की आकस्मिक निधि जो होती है, उनसे भी ये लोग उनकी भी जांच करते हैं। जो आकस्मिक निधि होगी और जो लोक निधि होगी, इन दोनों की जांच इनके द्वारा की जाती है। तो ऐसे घुमा के क्वेश्चन शायद पूछ दे कि राज्य की जो आकस्मिक निधि होगी या फिर राज्य की जो लोक निधि होगी, इसकी जांच क्या कैग के द्वारा की जाती है। तो कैग द्वारा भारत सरकार में किसी भी सरकार के द्वारा जो, या फिर सरकार से वित्त पोषित संस्थाएं जो होती है, जिसके बारे में आगे बात करेंगे, तो उनके बारे में अगर जांच करनी है तो कैग सीधे जांच कर सकते हैं। आकस्मिक निधि, आकस्मिक निधि होगी एक, और एक लोक निधि। इन दोनों निधियों की जांच कैग के द्वारा की जाती है।
केंद्र की, राज्य की, केंद्र शासित प्रदेश जहां पर विधानसभा विद्यमान है। केंद्र, राज्य और जहां पर विद्यमान है तो आकस्मिक, लोक निधि और संचित निधि, तीनों प्रकार की निधियों की जांच कैग के द्वारा की जाती है। अब अन्य जो संस्थान है उनकी जांच, उनकी इन संस्थाओं की जांच इसके द्वारा की जाती है। तो जो भी संस्थाएं, राज्य जो संस्थाएं हैं या फिर सहकारी समितियां हैं जिनका जो वित्तीय पोषित हैं, किनके द्वारा, मतलब उनको पैसे दिए जाते हैं किसके द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा या फिर वही केंद्र शासित सरकारों के द्वारा। तो वित्तीय पोषित संस्थाएं जो केंद्र एवं राज्य से वित्त पोषित हैं उनकी भी जांच समितियां हो सकती हैं। किसी भी प्रकार की जो समिति होगी, कोई निकाय है, तो उसकी जांच भी इनके द्वारा की जाती है। अन्य प्रकार से इनकी जांच इनके द्वारा बहुत सारे अंकेक्षणों को करवाने के लिए क्या किया जाता है कि किसी और को अपॉइंट करने के लिए कहा जाता है। कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जिनके जो है तो अंकेक्षण को या लोक लेखा को करने के लिए इनके कहने पर सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा किसी अन्य को नियुक्त किया जाता है। जैसे अब डायरेक्ट किया जाएगा, पहली बात तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि जो वित्त पोषित संस्थाएं हैं जैसे दामोदर घाटी, दामोदर घाटी निगम जो है ये मतलब सरकार से वित्त पोषित निकाय है और इसकी ऑडिटिंग का काम डायरेक्ट कैग के द्वारा किया जाता है। और इसी तरह क्या होगा, कुछ ऐसे संस्थान होंगे जिनके जो है तो अंकेक्षण का काम या फिर लेखा परीक्षण का कार्य निजी अंकेक्षणों के द्वारा, मतलब निजी सीए जो होते हैं उनके द्वारा किया जाएगा। पर उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, उनकी नियुक्ति कैग के कहने पर भारत सरकार के द्वारा की जाती है। तो इस प्रकार के जो निकाय होते हैं, जैसे हो गया औद्योगिक वित्त निगम हो गया, इंडियन एयरलाइंस हो गया या फिर एयर इंडिया हो गया, इनकी जो है तो अंकेक्षण किसी निजी पेशेवर के द्वारा किया जाता है। पर इसमें दखल किसका होता है, तो इसमें दखल कैग का होता है। कैग की सलाह पर इन्हें केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है। और कुछ का सीधे निजी अंकेक्षणों के द्वारा किया जाता है, उसमें कैग की कोई दखल नहीं होती है। जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो गया, भारतीय जीवन बीमा निगम हो गया, इनके डायरेक्ट की जाती है, किसी कैग निजी अंकेक्षण को नियुक्त कर देते हैं और क्या करते हैं, उनके द्वारा ये कार्य कराने का कार्य किया जाता है। अभी इसमें एक विशेष बात होती है कि नियंत्रण महालेखा परीक्षक अधिनियम लाया गया था 1971 में, उसी से थोड़े परिवर्तन किए गए हैं बाद में। महालेखा परीक्षक अधिनियम ये 1971 में आया था। और 1976 में एक चीज की गई है कि जो केंद्र का लेखा जोखा होगा, मतलब केंद्र का सिर्फ ये लेखा परीक्षण करेंगे और जो राज्य होंगे उनका लेखा एवं लेखा परीक्षण दोनों करेंगे। मतलब इनके अकाउंटिंग का भी कार्य जो किया जा रहा था केंद्र का, तो मतलब कैग के काम को कम करने के लिए केंद्र सरकार ने क्या किया, अपने यहाँ का जो लेखा जोखा रखना है उसको कम कर दिया और ये अकाउंटिंग का काम नहीं करेंगे, ये सिर्फ जो लेखा प्रस्तुत किया जाएगा उसकी जांच इनके द्वारा की जाएगी। तो मतलब में जो केंद्र में लेखा का कार्य किया जा रहा था उसे निरस्त कर दिया गया है। अब ये सिर्फ लेखा का परीक्षण करते हैं, मतलब सिर्फ ऑडिटिंग का काम किया जाता है, अकाउंटिंग का काम केंद्र सरकार का इनके द्वारा नहीं किया जाता है। पर राज्य में ये लेखा और लेखा परीक्षण दोनों का कार्य किए करते हैं। अब भी ये परिवर्तन कब से आया है, 1976 से। लेखा और लेखा परीक्षण ये दोनों कार्य अभी इनके द्वारा किए जाते हैं, वो राज्य से संबंधित होते हैं। और केंद्र में ये लेखा बस का कार्य करते हैं, मतलब लेखा का कार्य इनके द्वारा नहीं किया जाता है, लेखा परीक्षण का कार्य इनके द्वारा किया जाता है। इस प्रकार इनके संबंधित जो कार्य हैं उनके बारे में हमने जाना कि ये जो है तो प्रमुख कार्य इनके द्वारा क्या किए जाता है। और ये क्या करते हैं, इनके द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन प्रोवाइड किया जाता है। वार्षिक प्रतिवेदन ये राष्ट्रपति को देते हैं, तो राष्ट्रपति उसे संसद के पटल पे रखते हैं, और राज्यपाल को देते हैं तो राज्यपाल उसे संबंधित विधानसभा में देते हैं। और इनके द्वारा क्या किया जाता है, ये जो लोक लेखा समिति होगी, जो संसद की आपने सुना होगा, लोक लेखा समिति जो खर्च वगैरह की जानकारी रखती है, लेखा करने का कार्य करती है, देखती है कि सरकार के पैसे कहां पे खर्च हो रहे हैं। तो लोक लेखा समिति
के मित्र और मार्गदर्शक के रूप में ये कार्य करते हैं। मित्र एवं मार्गदर्शक के रूप में कौन कार्य करता है? कैग ऑफ इंडिया, ये जो है तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल मित्र एवं मार्गदर्शक होते हैं लोक लेखा समिति के। तो इस प्रकार ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ये सिर्फ लोक लेखा समिति कि जो लेखा बनाने वाली समिति होती है संसद की, ये संसद से संबंधित समिति है, तो उसके जो है तो मित्र एवं मार्गदर्शक के रूप में ये कार्य करते हैं। कैग के संबंधित एक प्रावधान यह है कि जैसे कैग के संबंधित कोई क्वेश्चन है, कैग अपनी रिपोर्ट रख रहे हैं, अगर कोई क्वेश्चन उठाता है किसी सांसद के द्वारा, किसी मंत्री के द्वारा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो क्या इसके बिहाफ में कोई जवाब दे सकता है? तो कैग के बिहाफ में कोई मंत्री जाकर जवाब नहीं दे सकते हैं, कैग स्वयं उपस्थित होंगे और जवाब देंगे। इनके द्वारा इनके बिहाफ में कोई जवाब नहीं देगा और इनकी कार्यों के लिए कोई अन्य मंत्री उत्तरदायी नहीं होता है। ये अपने कार्यों के लिए स्वयं उत्तरदायी होते हैं और राष्ट्रपति और सिर्फ राष्ट्रपति को जवाब दे होते हैं और राष्ट्रपति को प्रतिवर्ष प्रतिवेदन प्रोवाइड करते हैं। तो इस प्रकार कैग को अपने कार्यों की स्वतंत्रता भी प्रोवाइड की गई है और क्या किया गया है, विशेष प्रावधानों के तहत इन्हें अपने कार्य करने की क्षमता के अनुरूप ये अपने अनुसार कार्य कर सकते हैं, जब तक चाहे तब तक, जब तक इनको पद के लिए नियुक्त किया गया है। इनको उससे पहले अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा और जो वेतन और भत्ते होंगे वह उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान इनको दिए जाएंगे। तो इस प्रकार आज हमने भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में जाना। अब आगे के लेक्चर में हम नीति आयोग के बारे में पढ़ेंगे और जो संबंधित छोटे मोटे आयोग बचे हुए हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो हमारा वीडियो आपको कैसा लग रहा है प्लीज कमेंट करके बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। धन्यवाद।